हेलो गाइस, हाउस यू ऑल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बिंदासली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कवर करेंगे इन 3 टॉपिक्स को एंड वाइंड अप करेंगे अपने डेवलपमेंट चैप्टर को। सो स्टार्टिंग विद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आपको याद होगा, अगर हम एक प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, एंड दिस इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो ये दोनों बहुत मिलते जुलते टॉपिक हैं। ओके, जिसने भी वो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, उसके बाद ही इसको समझे। ओके, when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकम तो सबकी प्रायोरिटी होती ही होती है। इनकम तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नो दैट। बट इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो एक ह्यूमन की नीड्स हैं, जो हर ह्यूमन को चाहिए ही चाहिए। एंड वो हमने प्रीवियस टॉपिक पे भी पढ़ा था। ओके, दैट इज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, equal treatment, and freedom. These are the 4 other goals which we also read, which we also teach in previous video. Okay, means other than income, these 4 goals are also important for a human being. Okay, in mind, similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes. Means ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम नेशन और हम रीजन की बात करें, हम एक एवरेज इनकम को साइड में रख दे, तो ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, लाइक इनकम. Okay, what could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current price for 2015-16. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the 3, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. Means ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, एक टेबल दे रखा होगा आपको पेज नंबर 10 पर, तो अगर आप उसे देखें तो आप ये पाएंगे कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है एंड बिहार का सबसे कम है. ओके, This means that on an average, a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around rupees 31,454. इन्होंने हमें एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर इन्होंने एवरेज इनकम बता रखी है 3 स्टेट्स की. ओके, जिसमें से हमने ये देखा कि हरियाणा की एवरेज इनकम हाईएस्ट है एंड बिहार की एवरेज इनकम सबसे लोएस्ट है. व्हाट इज द एवरेज इनकम मीन्स? एक पर्सन की पूरे साल की इनकम कितनी है? तो हमने ये पाया कि हरियाणा में एक इंसान एक साल का 1,62,034 रुपीज अर्न कर लेता है एंड बिहार में दैट इज ओनली 31,454 रुपीज. ओके, सो आपको देखिए कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू बिहार एंड अमंग दीज 3 सबसे लोअर किसका है? बिहार का. ओके, सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3. मींस ये बोल रहे हैं अगर ये स्टेट का कंपैरिजन
एवरेज इनकम के बेसिस पे करेंगे तो ये क्या पाएंगे कि हरियाणा सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे डेवलप स्टेट है, सॉरी, एंड बिहार सबसे लीस्ट डेवलप स्टेट है अमंग दीज थ्री, हरियाणा, केरल एंड बिहार. ओके ओके नाउ infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio. ओके आपको इधर नीचे टेबल में 3 रेट गिवन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो. ओके आपने क्या इनके बारे में कभी सुना है? मे भी सुना भी हो, अगर नहीं सुना तो इट्स ओके, मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. ओके now we are talking about these 3 terms which is written in that table. Okay, first is infant mortality rate. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, infant हम किसे बोलते हैं? उन बच्चों को जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, मींस 0 to 1 year के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. Means वो बच्चे जो 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं as compared to 1000 live children born in that particular year. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस साल 1025 बच्चा पैदा हुआ, जिसमें से 25 बच्चे की डेथ हो गई 1 ईयर के एज पे पहुंचने से पहले. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा 25/1000. क्लियर है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट होता है जो 1 साल के बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं एज कंपेयर टू 1000 लिव बर्थ. 1000 बच्चे 1 साल से कम उम्र में अभी जिंदा हैं और उसके कंपैरिजन कितने बच्चों की डेथ हो गई. ओके तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1025 बच्चे जन्मे जिनमें से सिर्फ 25 की डेथ हो गई और 1000 जिंदा है. ओके दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सेकेंड है लिटरेसी रेट. लिटरेसी, लिटरेट किसे बोलते हैं? हम जो पढ़ा लिखा होता है. इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल या 7 साल से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोग इसके अंदर आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना और लिखना जानते हैं, रीड एंड राइट जानते हैं, वो लिटरेसी रेट में काउंट होंगे. एंड लास्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. It is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. Okay, in this we are talking about only 14 and 15 year of age group children. 14-15 साल वाले बच्चे, 14 और 15, सिर्फ ये 2 एज ग्रुप के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल इस एज ग्रुप में हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर लेते हैं, लाइक हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 14 एंड 15 एज ग्रुप के 5000 बच्चे हैं, तो उन 5000 को हम नीचे लिख लेंगे. उनमें से कितने बच्चे पढ़ना और लिखना, नेट अटेंडेंस रेशियो में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं. ओके फॉर एग्जांपल 4500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो इस तरीके से हम नेट अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. ओके इससे हमें भी पता चल गया कि 500 स्टूडेंट ऐसे हैं इस एज ग्रुप के जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, एंड रेस्ट. इस तरीके से हम नेट अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं एज अ नोट्स. आपको नोट्स सारे प्रोवाइड हो जाएंगे इफ यू वांट. अगर आप लोगों में से किसी का कमेंट आया या किसी ने मेरे को पर्सनली बोला कि हमको नोट्स चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड, बट फिलहाल आप एज अ शॉर्ट नोट इसे नोट कर सकते हैं अपने पास.
डाउन कर लिया है तो आप वापस इस टेबल पे आ जाइए, अपने बुक ओपन कर लीजिए, इसके अंदर जो टेबल दे रखे हैं हम डाटा को स्टडी करेंगे। The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 12 children before completing the year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within the 1 year of birth was 36. इस टेबल में बता रहे हैं कि अगर ये केरला की बात करें तो उसमें 12 बच्चे ऐसे हैं जो 1 ईयर की एज कंप्लीट होने से पहले वो डाइड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, एंड in proportion to Haryana, the data is more than Kerala, that is 36. Okay, which is approx 2 times more than of Kerala. Okay, on the other hand, the per capita income of Haryana, और दूसरी तरफ अगर per capita income की बात करें हरियाणा की तो वो ज्यादा है केरला से। आप अपनी टेबल देख सकते हैं, बुक में बनी हुई है। ओके, now think of parents whose children die. Okay, जस्ट हम मेन टॉपिक ले रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा ना एक स्टोरी टाइप सी दे रखी थी, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम सिर्फ मेन चीजें कवर करते हैं। ओके, नाउ वी कम। ओके, अब हम लिटरेसी रेट देख लेते हैं भाई। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला का है, दैट इज 94%, देन हरियाणा का 82 एंड लीस्ट वन इज बिहार, दैट इज 62%। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो देख लेते हैं, वो सबसे ज्यादा केरला का है, 14 और 15 एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो केरला में कर रहे हैं। देन हरियाणा है एंड लीस्ट इज बिहार। हरियाणा बिहार सब में लीस्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी उसका नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का लीस्ट है एंड अदर टू लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार का सबसे लीस्ट है। मींस बिहार सबसे लीस्ट डेवलप कंट्री है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, जो कि हमने पहले भी समझ लिया था एंड इस डाटा को देखने के बाद भी आइडिया लग गया। तो ये था हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम बढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की तरफ। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। पब्लिक जहां पर भी आएगा, पब्लिक से आप समझ जाइएगा, पब्लिक वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में जहां भी नजर आए, पब्लिक का मतलब हमेशा गवर्नमेंट से होता है। ओके, जैसे मैं बोलूं पब्लिक पार्क, ओके, तो जो पब्लिक पार्क है उसका ऑनर कौन है, वो किसने खुलवाए हैं, गवर्नमेंट ने। ओके, जो पब्लिक वर्ड जहां पे भी आ जाए आप समझ जाइएगा, खुद से अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। ओके, तो पढ़ लेते हैं हम इसमें। How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial area? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think well, it will be the cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security men. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. Okay, वही सेम जो मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकम इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम बोले सिर्फ इनकम इम्पोर्टेंट है तो हम गलत है। ओके, हर पर्सन को अगर एक सोसाइटी में रहना है
तो उसे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी चाहिए होंगी। ओके, लाइक इफ वी टॉकिंग अबाउट पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन फ्री हो, जिसमें पॉल्यूशन ना हो। तो क्या आप ऐसे एनवायरमेंट को अपनी इनकम से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे मैं कैसी थिंग्स की बात कर रही हूँ। आप मटेरियल थिंग्स को तो इनकम से खरीद सकते हो, बट अदर देन मटेरियल थिंग्स आप उसे इनकम से नहीं खरीद सकते। तो अगर आपको ऊपर बढ़ना है, डेवलप होना है, तो आपको कुछ पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। आप जब ही पूरी तरह डेवलप हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इनकम का पूरा रोल नहीं है, कुछ अदर चीजें हैं जो हर इंसान की बेसिक लाइफ में रिक्वायरमेंट है। उनके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते। दैट्स ऑल अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो थोड़ा बहुत जो इसमें कंटेंट लिखने लायक होगा मैं आपको ऑलरेडी लिख कर दे दूँ। हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और आज हम वाइंड अप करेंगे अपने चैप्टर इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Suppose for the present that a particular country is quite developed. For example, कि अगर हम प्रेजेंट में किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा डेवलप है, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. अगर आज कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है तो हम क्या चाहेंगे कि फ्यूचर में भी वो इसी तरीके से डेवलप करे, और डेवलप ना भी करे तो उसका एक लेवल मेंटेन रहे। अगर आज वो इतनी डेवलप है तो वो या तो ग्रो करे इन फ्यूचर या फिर वो इसी तरीके से मेंटेन रहे। कोई भी नहीं चाहेगा कि आगे इन फ्यूचर वो नीचे जाए। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. और कुछ आने वाले सालों में नॉट 4-5 साल, लाइक 50-100 ईयर्स के बाद में, आपने भी ये बात सुनी होगी, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भविष्यवाणी करी है कि जो सस्टेनेबिलिटी है डेवलपमेंट की, जो ग्रोथ है, वो आगे आने वाले समय में इस तरीके से नहीं हो पाएगी जैसे अभी हो रही है। क्यों नहीं हो पाएगी? उसका रीजन हम प्रेजेंट जनरेशन ही है। हम आज जिस तरीके से पानी वेस्ट कर रहे हैं, अदर रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री डेवलप कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हम लोग इतना रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक होती है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एक होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है इसका मतलब? रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स जो दोबारा से रिन्यू हो जाएगी, दोबारा से रिन्यू हो जाएगी, एंड नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से रिन्यू नहीं होगी। अगर वो एक बार खत्म हो गई तो वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा। These resources are replenished by nature as in the case of crop and plants. However, even these resources may be overused. For example, in case of groundwater, if you use more than what is being replenished by rain, that we would overuse this resource. Non-renewable resources are those which we get exhausted after years of use. Means non-renewable वो resources दोबारा renew नहीं होंगी। अगर होती भी है इनकेस तो इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इससे दोबारा बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो उसे मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे दोबारा बनने में,
जब ये आपने सुना होगा कि आने वाले समय में पेट्रोल के व्हीकल्स बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ सीएनजी वाले व्हीकल्स चलेंगे। क्यों बोला है? क्योंकि वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हर कोई आज की डेट में कार से चलना चाहता है, स्कूटी से चलना चाहता है, तो पेट्रोल की क्या गलती है? वो तो खत्म हो गई। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें, पब्लिक व्हीकल्स का यूज करें, तो उस तरीके से हम थोड़ा सा पेट्रोल को बचा सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होती है जिन्हें हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इनका फिक्स स्टॉक रहता है अर्थ पे। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड not know of earlier. New sources in this way added to the stock. However, over time, even this will be exhausted. अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि क्रूड ऑयल है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ में से, वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब क्रूड ऑयल इसी का एग्जांपल हो गया पेट्रोल का, लाइक पेट्रोल। ओके, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड से। अगर वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। However, we may find a source of oil that we did not know earlier. Exploration are being undertaken all the time. क्या होगा अगर क्रूड ऑयल खत्म हो गया? तो हम उसका कोई ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें वो सेम चीज दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स है उन्हें इस तरीके से यूज करें कि वो खत्म ना हो, वो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहे, कि वो बेचारे भी यूज कर सके, हम प्रेजेंट जनरेशन वाले ही उसको गलत यूज कर करके उसका फायदा उठा उठा के उसे खराब ना करें, फ्यूचर वालों के लिए भी कुछ छोड़ दे। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. सीधी सी बात है, हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से ही लिंक है। अगर हम आज की डेट में ढंग से चलेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमारी तरह मजे कर पाएगी। अगर हम ही इसको सारा खत्म कर देंगे तो उन बेचारों के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So, the debate on development countries. Okay. This is all about our chapter. आज हमारा डेवलपमेंट चैप्टर खत्म हो गया है। कल मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, कोई 15-20 मिनट्स की, जिसमें हम एक शॉर्ट व्यू ले लेंगे पूरे डेवलपमेंट चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या था। एंड कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जिनके बोर्ड पेपर में आने के चांसेस हैं। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि इसका फायदा हर कोई उठा पाए। ओके, एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 के साथ, बिकॉज मेरे पास 2 क्वेरी आई थी। एक तो मेरा स्टूडेंट था जो मेरे से प्रीवियस लास्ट 2 to 3 years पहले पढ़ता था, उसका ब्रदर 9th क्लास में है, तो उसकी क्वेरी आई थी कि मैम आप प्लीज 9th की वीडियोस भी डालो। एंड एक मेरी कजन सिस्टर है, उनका बेटा इस समय 9th में है, एक उनकी क्वेरी मेरे पास आई थी कि 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की वीडियो भी डालो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में, समझ नहीं आता है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के बाद मीन्स from day after tomorrow we can start with class 9th economics chapter number 1. अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी कजन and you have any other in class 9th, please share with them also. and धीरे धीरे हम class 11-12 पे भी आएंगे, बट धीरे धीरे चलेगा सब कुछ। पहले हम इसके बाद 9th के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कि इसके बाद हम कौन सी क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड